नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और हम बात करने जा रहे हैं किसकी? हमारे सर जी की। सर जी का मामला जो है वो बड़ा जोरदार चल रहा है। सर जी को सीबीआई ने सम्मन दे के बुला लिया है। अब आप याद करिए, आप याद कीजिए, हमने आपको 2 बार कहा हुआ है। एक बार 1 महीने पहले कहा था कि क्या केजरीवाल जेल जाएँगे, मनीष सिसोदिया उनको जेल भिजवाएँगे। और दूसरी बार फिर हमने 2 हफ्ते पहले कहा था कि केजरीवाल जी का भी नंबर आ गया है। और नंबर क्यों आ गया है, ये तो हम जानेंगे ही। लेकिन जो हमने आपको प्रेडिक्शन दिया था, जो हमने आपको भविष्यवाणी की थी, वो बिल्कुल माकूल थी। और वो ये थी कि साहब केजरीवाल जी ही इस पूरे एक्साइज स्कैम के किंग पिन हैं। अब सीबीआई ने इनको बुलाया है, तो सीबीआई ने बुलाया है इनको एक्साइज स्कैम प्रॉपर के, क्योंकि देखिए ये भी अलग अलग तरह के 4 केस हो चुके हैं। चारों केस में हमारे केजरीवाल जी की प्रेत छाया है। 4 केस कौन कौन से हैं, एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूँ। एक तो है एक्साइज स्कैम, जो सीबीआई जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरा है एजुकेशन स्कैम, वो भी मनीष सिसोदिया उसमें मुख्य अपराधी हैं, मुख्य आरोपी हैं। अपराधी तो अपराध सिद्ध होने के बाद होता है। तो उसमें मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला लगभग उनके ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि वो न केवल एजुकेशन मिनिस्टर थे, अपनी जितनी भी उनकी 18 मिनिस्ट्रीज थी, उसमें सबसे अधिक ध्यान और सबसे अधिक प्रचार वो इसी का करते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उनको एजुकेशन के लिए नवाजा है तारीफों से। तीसरा जो उनके विरुद्ध केस बना, वो बना ईडी का। और वो ईडी का केस है 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित। और 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित इस केस में आप जानते हैं, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं। इसमें तो विजय नायर भी हैं, इसमें तो पिल्लई भी हैं, और इसमें तो के कविता भी हैं, और इसमें तो वो रेड्डी साहब भी हैं, मंगोल वाले। इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, और इसके तो प्रमाण भी इतने पुख्ता मिल गए हैं कि इसमें तो फेस टाइम का जो कॉन्वर्सेशन हुआ है हमारे श्री श्री सर जी का, वो भी मिल चुका है। अब आते हैं इस समय जो समन बुलाया गया, समन जो दिया गया है उसके बारे में। वो समन क्या है? वो समन है एक्साइज़ पॉलिसी के चक्कर में। और एक्साइज़ पॉलिसी क्या थी? एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि एक्साइज़ पॉलिसी जो थी, उसमें 5% जो प्रॉफ़िट दिया जाता था, उसको अचानक बढ़ा के 12% करके पॉलिसी इस प्रकार की बना दी गई कि पॉलिसी में जो ठेकेदार था, उसकी आमदनी जो 33-34 रुपए पर बॉटल हुआ करती थी, वो बढ़ के 300 रुपए हो गई, और बाकी का जो बचा उसके एवज़ में 100 करोड़ रुपए ले लिए गए कि तुम्हारी हमने इतनी बचत करा दी है, ये जो बचत है ये हमारी है। तुमको डबल दे देंगे, तुमको अभी हम 32 रुपए देते हैं, 33 रुपए देते हैं, अब तुमको हम 70 रुपए दे देंगे, 75 रुपए देंगे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी तो बचत, तुम्हारा तो पैसा डबल हो गया ना, जो बाकी जो है वो हम लेंगे। इस हिसाब से पूरा का पूरा सौदा हुआ था। और उस सौदे में जो बात आई असली सामने, कि वो जो सौदा हुआ था और जो पॉलिसी डिक्टेट करने की बात हुई थी, वो हो केजरीवाल साहब के घर पर हुई थी। ये मनीष सिसोदिया ने बोल दिया है। अब मनीष सिसोदिया ने जब देखा कि उसके जाते ही आतिशी को न केवल एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, उनको घर भी अलॉट कर दिया गया, बेचारे मनीष सिसोदिया की फैमिली को घर से भी निकाल दिया गया, मामला इतना तगड़ा फंसाया हुआ है और इतना तगड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि मनीष सिसोदिया के दूर दूर तक छूटने के कोई चांस नहीं है। ऊपर से हमारे केजरीवाल जी जो हैं, वो अपने आप को बार बार कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते हुए थक नहीं रहे हैं, तो मामला और भी बिगड़ गया है। अब ये जो सीबीआई वाला जो मामला मनीष सिसोदिया की शिनाख्त पर हुआ है,
मनीष सिसोदिया ने अंदर बैठ के सब कुछ बता दिया है, कोरॉबोरेट करवा दिया है। उस कोरॉबोरेशन के बाद और भी आपको बताएं कि मनीष सिसोदिया का जो प्राइवेट सेक्रेटरी था, उसने तो बयान दिया ही दिया है। जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट था, अरविंद, सी अरविंद, उसने भी 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दे दिया है। अब आपको ये बताएं कि 164 का क्या बयान होता है। 161 सीआरपीसी में बयान होते हैं। 161 सीआरपीसी में अक्यूज के बयान होते हैं और 161 सीआरपीसी में विटनेस के बयान होते हैं। और ये जो 161 सीआरपीसी के बयान होते हैं वो पुलिस के सामने होते हैं। और पुलिस के सामने इन बयानों को कोर्ट कोई भी महत्व नहीं देता है, क्योंकि ये एक प्रिजम्पशन है कि पुलिस के सामने जो भी बयान दिलवाए गए हैं वो ज़ोर ज़बरदस्ती से दिलवाए जा सकते हैं। इसीलिए पुलिस के सामने जो बयान दिए जाते हैं उस पर हस्ताक्षर भी नहीं करवाए जाते हैं, दस्तखत भी नहीं करवाए जाते हैं। ये संभवतः आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 161 सीआरपीसी के बयानों पर हस्ताक्षर नहीं करवाए जाते हैं। जब कहीं यदि कोई करवाता है तो वो कानून का उल्लंघन करता है। हालाँकि आपको कई बार ये बताते होंगे पुलिस वाले कि देखिए इनका हस्ताक्षरित बयान है, लेकिन किसी भी हस्ताक्षरित बयान की कोई कीमत नहीं है यदि वो पुलिस के सामने दिया गया है। लेकिन 164 सीआरपीसी का जो बयान है वो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने किस प्रकार दिया जाता है? मजिस्ट्रेट के सामने जब गवाह को उपस्थित किया जाता है या आरोपी को उपस्थित किया जाता है, तो 164 का बयान देता है तो उससे कई सारे प्रश्न पूछता है मजिस्ट्रेट, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि वो जो बयान दिया जा रहा है मजिस्ट्रेट के सामने वो किसी प्रकार के दबाव में नहीं दिया जा रहा है। इस पे स्पेसिफिक प्रश्न पूछा जाता है कि आपके ऊपर क्या किसी प्रकार का दबाव है। जब वो गवाह या आरोपी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देगा कि नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं यह बयान स्वेच्छा से दे रहा हूँ, मैं यह बयान अपने पूरे होशो हवास में दे रहा हूँ, उसके बाद ही उसके बाद ही बयान रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ होती है। तो अब 164 के 2-2 बयान आ चुके हैं। 164 के 2 बयान आने के बाद में ये केस पूरा पुख्ता हो चुका है। और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि मुझे तो यह आदेश, एक मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के घर पर और उस चीफ मिनिस्टर के घर पर ये मुझे निर्देश दिए गए थे। लेकिन उसके बाद में मैंने इनसे ये कहा कि आप जो हैं वो सीधे एक्साइज़ कमिश्नर से बात करें। एक्साइज़ कमिश्नर भी एक आईएएस ऑफिसर था, ए गोपी। अब वो गोपी जी ने भी जो बयान दिए हैं वो भी इनसे सब मैच करते हैं। तो मनीष सिसोदिया, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, एक्साइज़ कमिश्नर और बाकी जो इसके जो दूसरे नायक हैं, यानी कि विजय नायर है और वो पिल्लई है, वो सब मिलके सब उन्होंने पूरा एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसमें अब केजरीवाल का बचना असंभव लगता है। अब यदि केजरीवाल का बचना लगभग असंभव लगता है तो अब आगे क्या होगा? आगे ज़रा हम इसके जो राजनीतिक परिणाम हैं उनको भी थोड़ा-सा दृष्टिगत कर लें, उनकी चर्चा कर लें। तो उनकी चर्चा, सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली सरकार का क्या होगा? अब दिल्ली सरकार में ऐसा कौन है जिसको केजरीवाल सत्ता सँभलाएँगे? आपको एक बात बता दूँ, केजरीवाल जितने भी इनके विश्वस्त, सबसे अधिक विश्वस्त तो मनीष सिसोदिया थे। और ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को जेल पहुँचाने में भी केजरीवाल का कहीं न कहीं कोई हाथ है। फिर बाकी बचे कौन? जो पीछे से जो बचे, सत्येंद्र जैन इनके विश्वस्त थे, वो भी जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया वो भी जा चुके हैं। नए इन्होंने सौरभ भारद्वाज और आतिशी डाले और जो पुराने हैं वो सब इसी टाइप के हैं जिनको ये बहुत विश्वास नहीं समझते। तो यह पूरी चर्चा है और इसकी लगभग पूरी संभावना है कि केजरीवाल जो हैं वो लालू प्रसाद का उदाहरण पूरी तरह से अनुसरित करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अर्थात
उनकी श्रीमती जी जो स्वयं इनकम टैक्स की ऑफिसर रही थीं, उनके साथ ही। और अब उन्होंने वीआरएस ले लिया है, काफ़ी दिन पहले ले लिया था, तो अब वो एक फ्री सिटीज़न है। तो सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली चीफ मिनिस्टर हो सकती हैं। टंग टंग, ब्रेकिंग न्यूज़, टंग टंग। अब आगे चलते हैं। आगे ये कि अब ये बताएँ कि पंजाब में क्या होगा? पंजाब में वैसे तो राघव चड्ढा जी बैठे हुए हैं वहाँ पे सारी डीलिंग करने के लिए, लेकिन केजरीवाल के जेल जाते ही भगवंत मान जो हैं, वो भी विद्रोह का बिगुल बजाने वाले हैं। वो भी ये कहेंगे कि अब मैं स्वतंत्र चीफ मिनिस्टर रहूँगा। यानी कि केजरीवाल के जो पूरा का पूरा पटाक्षेप वाली जो कथानक है, उसके लिखे जाने के बाद में भगवंत मान की सरकार भी स्वतंत्र हो जाएगी। और भगवंत मान की सरकार यदि स्वतंत्र हो जाएगी तो आप जानते हैं क्या होगा? भगवंत मान जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठने वाले हैं। आपको ध्यान होगा कि अमृतपाल के विरुद्ध भी जब एक्शन हुआ था तब हुआ था जब भगवंत मान जो थे वो अमित शाह से मिले थे जाकर। और अमित शाह से मिले थे जब जाकर तब ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अमित शाह को ये विश्वास दिलाया था कि वे पूरी तरह से देशभक्त हैं, खालिस्तानियों के साथ नहीं हैं और वे वही करेंगे जो देश हित में है। और उसके बाद ही अमृतपाल सिंह के विरुद्ध एक्शन हुआ था। अब अगला जो प्रश्न उठता है कि इसका देश की राजनीति पर क्या प्रभाव होगा? देखिए 2-3 बातें जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट सामने आ रही हैं। सत्येंद्र जैन को जेल जाए हुए कुछ ही दिनों में 2-3 महीने में 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। और निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो भी साक्ष्य हैं, वो इतने सुदृढ़ हैं जो कि पिछली बार की जो बेल एप्लीकेशन लगी थी उसमें कोर्ट ने भी पूरी तरह से स्पष्ट करके बता दिया कि ये बिल्कुल ऐसे स्पष्ट साक्ष्य हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता और इनको देखते हुए और सत्येंद्र हुए कि किस प्रकार से वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, उनको ज़मानत पर रिहा किया जाना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। आप ये देखिए इतने दिनों में तो मर्डर केस के अक्यूज़ की भी बेल हो जाती है कई बार। जी, यदि बहुत ही किसी लोमहर्षक प्रवृत्ति से कोई मर्डर नहीं किया, तो मर्डर केस के अक्यूज़ की भी 6, 8, 10 महीने में बेल हो जाती है। लेकिन सत्येंद्र जैन की अभी भी नहीं हो रही। मनीष सिसोदिया वैसे के वैसे फँसे हुए हैं। इसी प्रकार के जो हैं आप देख लेंगे केस देखेंगे वो नवाब मलिक का है वहाँ पर, उसका भी नहीं हो रहा। अब यदि इनका सबका मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ और भी पेंच निकल आए क्योंकि इनका जो खालिस्तानियों से जो संबंध है, वो भी मुझे बताया गया है कि वो भी पूरी तरह से टटोला और तलाशा जा रहा है। अब वो यदि निकल आया, तब तो आप ये समझिए कि इनका तो फिर यूएपीए इत्यादि में जाना हो जाएगा। तो ये जो केजरीवाल नाम का एक जो बुलबुला था, वो असमय ही फूट जाएगा। तो फिर इस पार्टी का क्या होगा? ये पार्टी यदि देखा जाए तो पिछले 10 वर्ष में बहुत तेज़ी से उभरी हुई एक पार्टी है। जब ये आरंभ हुई थी तो उस समय लोगों को इससे बहुत ही आशाएँ थीं। और जिस प्रकार से इतने उसने इसने अपना नैरेटिव सेट किया था, जिस प्रकार से इसने ये कहा था कि हम जो है वो किसी प्रकार का काला धन चुनाव में नहीं उपयोग में लाएँगे, किस तरह से हम क्राउड फंडिंग करके अपना इलेक्शन फंड इकट्ठा करेंगे, किस तरह से हम कट्टर ईमानदार रह के और हम किसी भी प्रकार के पॉम्प एंड शो में नहीं पड़ेंगे, हम किसी प्रकार का आडंबर नहीं करेंगे, इत्यादि, 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 वो सारे के सारे जो हैं वो सब हो गए हवा। और सबसे ज़्यादा जो है वो खर्चा किसमें बढ़ाया गया? केजरीवाल सरकार द्वारा, वो बढ़ाया गया प्रचार-प्रसार में। इनका जो इन्फॉर्मेशन का बजट था वो हो गया 100 गुना, यानी 60 करोड़ से कोई ये पहुँच गया कोई 4-6 हज़ार करोड़। इतना ये खर्चा करने लगे। देखिए दिल्ली जो है एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थी सदैव से।
रेवेन्यू सरप्लस स्टेट इसलिए थी कि बहुत छोटा-सा उसका एरिया है। बहुत सारा जो इसका क्षेत्रफल है वो सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। वहाँ खर्चा केंद्र सरकार करती है जैसे एनडीएमसी इत्यादि का। और बहुत सारे यहाँ पर केंद्रीय दफ्तर हैं, उनका भी सारा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार करती है। तो इनके पास खर्चे थे कम, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनको करने को बहुत था। और चूँकि दिल्ली जो है वो एक हब है, एक ट्रेड का हब है, तो इनके पास पहले सेल्स टैक्स और बाद में वैट और अब स्टेट जीएसटी के रूप में बहुत पैसा आता है। इतना पैसा यदि किसी राज्य के पास, किसी बड़े राज्य के पास, जैसे राजस्थान राज्य के पास चला जाए, तो राजस्थान भी रेवेन्यू में ब्रेक इवन हो जाए। तो इस छोटे से नेशनल कैपिटल टेरिटरी की तो फिर बात ही अलग है। तो इस रेवेन्यू सरप्लस राज्य का ये मज़ा लूटते हैं। अब लेटेस्ट ये है कि इनको बार-बार कहा गया कि आप जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, उसकी जो सब्सिडी आप दे रहे हैं, आप वो यूटिलिटीज़ को दे रहे हैं, उसका ऑडिट करवाइए। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसमें साफ-साफ ऑडिट का प्रोविज़न किया हुआ है कि उनका ऑडिट जो है वो सीएजी के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन बार-बार कहने के बाद भी एलजी के ये सीएजी का ऑडिट नहीं करवा रहे। तो ये अब कंडीशन डाल के, और कंडीशन डालने के बाद में चूँकि इन्होंने वो ऑडिट नहीं करवाया, तो जो सब्सिडी है वो गई है रुक। तो अब कल आतिशी जी बैठ के आँसू रो रही थी कि हम आपको अब इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी भी नहीं दे पाएँगे। अब ये तो इनका यूएसपी था। अब ये यूएसपी भी चला जाएगा तो फिर इनके पास क दिल्ली में कुछ देने को क्या बचेगा? इन्होंने 15 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में जो इनका चल रहा था शासन, वो समाप्त किया भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे बहुत आशा उठ रही थी कि हो सकता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उस लोकसभा चुनाव में हमारी आम आदमी पार्टी जो है वो 1 या 2 सीट निकाल ले। लेकिन अब ये जो भी कथानक चल रहा है, इसके देखते तो वो भी संभव नहीं लगता। उसके बाद फिर अगला साइकिल इलेक्शन का वो आरंभ हो चुका है। कर्नाटक के इलेक्शन अभी चल रहे हैं, नोटिफ़िकेशन हो चुका है। 1-2 दिन में वहाँ के नॉमिनेशन बंद होने वाले हैं। और वहाँ तो आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा फुटप्रिंट नहीं है, वहाँ तो ये केवल औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनका गंभीर प्रयास है कि वहाँ पर भी ये अपनी स्थिति 6-7%, गुजरात में तो ये 13% लेके आ गए, वहाँ पे भी 6-7 या इनका 10% वोट वहाँ भी लेने का लक्ष्य है। अब यदि अरविंद ही अंदर चले गए तो वह लक्ष्य भी मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में इनको संकट आएगा, और यह कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा समाचार है। वस्तुतः मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, यदि उसकी कहीं कोई चलती है सीबीआई में, क्योंकि सीबीआई तो आपको पता है उसको तो केज्ड पैरट बोला गया था, उसको तो पिंजड़े में बंद हुआ तोता बोला गया था। उस पिंजड़े में बंद हुए तोते को फ्री करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, जो कि आजकल तो माय लॉर्ड्स हैं, उन्होंने एक विशेष प्रावधान करके, और सीबीआई का जो डायरेक्टर है उसको सिलेक्ट करने का स्पेशल प्रोसेस वगैरह बनाया। तो अगर आप देखें तो सिद्धांत रूप से तो उनको पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन कहीं भी यदि थोड़ा बहुत भी कोई किसी प्रकार का प्रभाव है सीबीआई के ऊपर चलती हुई सरकार का, तो भारतीय जनता पार्टी के तो ये कतई हित में नहीं है कि केजरीवाल कम से कम दिसंबर जनवरी तक अंदर जाए, क्योंकि फिर वो राजस्थान का, मध्य प्रदेश का चुनाव पूरी तत्परता से, पूरे मनोयोग से, पूरी तरह कमर कस के नहीं लड़ पाएँगे, और वह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ नहीं होगा। इसलिए यद्यपि ऐसा लग रहा है कि वो जेल जाएँगे, लेकिन ये जो एक फैक्टर है, जो मैंने आपको कैveat दी है ये, इसके ऊपर भी ध्यान रखने की
आवश्यकता है। केजरीवाल जब जाएँगे तिहाड़ में तो वहाँ सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया उनका क्या करेंगे, मुझे पता नहीं। क्योंकि रखा तो उनको उन्हीं के साथ जाएगा। अब सत्येंद्र जैन तो इनसे तो तगड़े ही हैं और मनीष सिसोदिया तो भाई वो तो कहते हैं कि हम सिसोदिया राजपूत हैं। यही आपके ये गाज़ियाबाद के आस-पास का जो क्षेत्र है वो उसी के रहने वाले हैं राजपूत चालीसा और 40 गाँव पड़ते हैं राजपूतों के, उन्हीं में से कह रहे हैं हम आए हुए हैं। तो मनीष सिसोदिया तो निश्चित रूप से आप देखिए कि केजरीवाल की ठुकाई अवश्य करेंगे और केजरीवाल शर्म के मारे किसी को बता भी नहीं पाएगा। ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसको देकर मुझे बताया गया है कि केजरीवाल बड़े चिंतित हैं और केजरीवाल ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी वर्तमान जेल मंत्री है उसको ये कह के रखा हुआ है कि भाई अगर मान लो मुझे जेल जाने की नौबत आ गई तो मुझे उस बैरक में मत देना जिसमें केजरीवाल है। वो मुझे तो भले अंडर ट्रायल के साथ डाल देना। अब वैसे तो मनीष सिसोदिया भी अंडर ट्रायल है, लेकिन मुझे और अंडर ट्रायल के साथ डाल देना, लेकिन मनीष सिसोदिया वाली जो स्पेशल बैरक है, उसमें मत भेजना मुझको, सत्येंद्र जैन वाली में भी मत भेजना जो उनका वो है। तो इनके लिए अलग से तैयार की जा रही है बैरक, केजरीवाल जी के लिए। समस्या तो गंभीर है इनके लिए, लेकिन अब क्या करें? अब फँस गए हैं तो फँस ही गए हैं हम। कट्टर ईमानदार जो हैं, वो अब कट्टर बेईमान साबित होने जा रहे हैं। अब ईमानदारी की बात जब ये करते हैं, तो ये ईमानदारी की बात जो है, वो उनके जो गुरु हैं, इस्लामी गुरु, संभवतः उनकी छाया जो है वो अपने मन में रखते हुए तब करते हैं, क्योंकि ईमान का मतलब तो यही होता है कि इस्लाम पे ईमान ले आना, बाकी तो आया ही वहीं से है शब्द। अब ये प्रचलित हो गया, सत्यनिष्ठा के संदर्भ में वो बात अलग है। वही केजरीवाल जी, अब क्या हम आपको टाटा बाय-बाय कर लें? अब हो सकता है कि टाटा बाय-बाय आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिन में केजरीवाल जी को हमें टाटा बाय-बाय करना ही पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।